उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बनबसा उपचुनाव को लेकर सीएम धामी ने किया जनसंपर्क। जनता से 31 मई को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आह्वान। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। नैनीताल में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकास कार्यों की समीक्षा। सतपाल महाराज ने अधिकारियों से राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब गुणवत्ता को लेकर जताई नाराजगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी जिले के विधानसभा नरेंद्रनगर में खाड़ी उदखंडा रोड का किया लोकार्पण। साथ ही हेवल घाटी कृषि विकास संस्था के तकनीकी संस्थान केंद्र का भी किया शुभारंभ। और IRDT ऑडिटोरियम में विश्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्य वक्ता के रूप में लिया हिस्सा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव की, जिसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय चंपावत विधानसभा दौरे के दौरान बनबसा शिरकत करने पहुंचे। यहां पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बनबसा के गुदनी क्षेत्र, कैनाल क्षेत्र, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री की तरफ से जगह जगह जनता का अभिवादन स्वीकार किया गया और साथ ही जनता से 31 मई को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान भी किया गया। धामी ने कहा कि मैं चंपावत में एक बार फिर से जनता से आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जिस तरह से जनता जगह जगह पर उनका स्वागत कर रही है, उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाली 31 मई को उन्हें वोट रूपी अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। जो वोटर्स हैं वो आशीर्वाद देंगे। और चंपावत जनपद का बनबसा टनकपुर क्षेत्र उनके लिए नया नहीं है। बचपन से ही क्षेत्र में वो आते रहे हैं और यहाँ की जनता का प्यार उन्हें मिलता रहा है। सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सभी का समर्थन मांगने के लिए, उनके मत के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए इस क्षेत्र में आया हूं। मैं इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में भी यहाँ से हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी को भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताया था। और उन सब लोगों का समर्थन आज भी जो है मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर उत्साह भी है, जोश भी है और हम अभिभूत हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उनका किन शब्दों में धन्यवाद करें। इस क्षेत्र के लिए हम कृत संकल्पित हैं कि ये क्षेत्र आने वाले समय में एक आदर्श क्षेत्र के रूप में जाना जाए, आदर्श क्षेत्र के रूप में। इधर उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। दरअसल सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र में देर रात से बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार बारिश के पड़ने से जहां मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से निजात मिल रही है, वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट आई है और क्षेत्र में चारों तरफ अभी भी बादल छाए हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे भी बारिश होने के आसार हैं। वहीं बारिश होने के चलते एक तरफ किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, तो दूसरी तरफ बारिश के चलते लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बारिश होने से लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही दूसरे राज्य से घूमने आए पर्यटक भी बारिश का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं।
इधर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने जिला मुख्यालय सभागार में अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान सतपाल महाराज ने अधिकारियों से राष्ट्रीय राजमार्ग धूमाकोट की खराब गुणवत्ता को देखते हुए उसकी सैंपलिंग और टेस्टिंग के आदेश दिए। साथ ही पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता आरपी सिंह से फोन पर बात कर पीएमजीएसवाई की तरफ से बनाई सड़कों को टूटने और घटिया निर्माण को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। उन्हें शीघ्र ठीक करने का आदेश भी सतपाल महाराज ने दिया। कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने सरकार की योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी उपलब्ध न करवाने पर समाज कल्याण अधिकारी को भी जमकर फटकारा। साथ ही उन्होंने लोक निर्माण खंड बेजरो के तहत पोखरा बेजारो मोटर मार्ग का 1 महीने के अंदर उसका काम पूरा करने का आदेश दिया। क्षेत्र की सभी स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्रता से करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। ये है कि काम में गुणवत्ता बढ़ाएं और मैं समझता हूँ काम अच्छी तरीके से करें। हमारे अधिकारियों में कैपेसिटी है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो थोड़ा मनोयोग से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ जल्दी से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, चौबट्टा खाल का विकास होगा, हमारे पौड़ी का विकास होगा। इधर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल टिहरी जिले के विधानसभा नरेंद्र नगर पहुंचे। नरेंद्र नगर के गांव उदखंडा में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने खाड़ी उदखंडा रोड का लोकार्पण किया। हेवल घाटी कृषि विकास संस्था के तकनीकी संस्थान केंद्र का भी उन्होंने शुभारंभ किया। इस मौके पर रिवर्स पलायन में काम कर रहे उदखंडा के ग्राम प्रधान विनोद कोटियाल ने गाँव में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि रिवर्स पलायन को लेकर सरकार युवाओं की मदद कर रही है। इस क्षेत्र में यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन जरूरत है तो गांव में इस तरह के कार्यों को करते हुए धरातल पर उतारे जाने की, जिससे गांव अपनी एक खास और अलग पहचान बना सके और युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ा जा सके। आजादी के बाद 75 से जुड़े हैं कोटियाल जी। ये पहल सरकार की थी होम स्टे के माध्यम से कि लोग वापस जाएं और जगह जगह जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और ऐसे हर उस नौजवान का, चाहे वो कोटियाल भी हो चाहे जो भी हो, जो आज इन पहल को लेकर के गांव के अंदर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। और आज आवश्यकता इस बात की, हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और असीमित संभावनाओं का राज्य होने के बावजूद नौजवान 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अगर वो अपने गाँव में इस तरह के काम करे तो जहाँ देश दुनिया के लोगों को हमारी नैसर्गिक सुंदरता देखने का अवसर मिलेगा। नारद जयंती के मौके पर IRDT ऑडिटोरियम में विश्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को हम पश्चिमी जगत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मूल रूप से ये भारतीय जनमानस में भारतीय परंपरा और इतिहास किस प्रकार से संबंधित है, उसका मूल स्रोत कहां से है, ऐसे कार्यक्रम उसको रेखांकित करने का कार्य करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा देश आजाद हो चुका है और अपने तंत्र में स्वतंत्रता का आभास हमें हमेशा होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम हमेशा होने जरूरी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता अक्सर हम लोग इसको पश्चिमी जगत और पश्चिमी ज्ञान परंपरा से ही जोड़ते हैं, परंतु वह मूल रूप से भारतीय जनमानस में भारतीय परंपरा और इतिहास में किस प्रकार संबंधित है और उसका मूल स्रोत कहाँ से है। नारद जयंती जैसे यह कार्यक्रम उसको रेखांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है तो अपने तंत्र में स्व का आभास बहुत आवश्यक है और बौद्धिक और पत्रकारिता के प्रतिष्ठान में भी स्व का वह तत्व जो कहीं लोप होता चला जा रहा है उसको पुनः स्मरण कराने के लिए यह कार्यक्रम बहुत आवश्यक है और इसमें बहुत सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके लिए सुरेंद्र मित्तल जी और जितने भी अन्य लोग विश्व संवाद केंद्र से जुड़े हुए हैं उन सभी। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जापान की राजधानी टोक्यो, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही देर में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करने वाले हैं। क्वाड की मीटिंग में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज जापान की धरती पर पहुंचे तो मोदी मोदी के नारों से पूरा टोक्यो गूंज उठा। यहां पर विशेष रूप से उन्होंने आज के मुख्य कार्यक्रम के दौरान
जो विभिन्न बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज के साथ मीटिंग की और स्पष्ट किया कि भारत में ईज ऑफ डूइंग को लेकर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो विश्व के दूसरे देशों और भारत के बीच समावेशित विकास की धारा को परिलक्षित करती हैं। और अब इंडियन डायस्पोरा जो बेसब्री से इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि भगवा रंग की टोपी पहने हुए हिंदुस्तान की तस्वीर को परिलक्षित करने के लिए यहां हर एक भारतीय आतुर नजर आ रहा है। भारत माता की जय के नारे के साथ स्वागत किया गया था। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जैसे ही टोक्यो पहुंचते हैं, सड़कों पर आपने देखा कि दोनों तरफ भारतीय मूल के वहां पर लोग उपस्थित थे। यहां तक कि एयरपोर्ट पर भी भारतीय मूल के बच्चे स्पेशली मिलने के लिए उनसे पहुंचे थे। और अब जब इंडियन डायस्पोरा को कुछ ही देर में प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं तो वहां हर एक मोबाइल में प्रधानमंत्री मोदी की एक छवि को कैद करने के लिए पूरा का पूरा इंडियन डायस्पोरा नजर आ रहा है। तो क्वाड की मीटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सीधे जापान से आ रही हैं, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए चेहरे की भाव भंगिमाएं मुस्कुराहट के साथ ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी सरजमी पर भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने का एक समावेशित आधार है और मोदी मोदी के नारे से पूरा का पूरा ऑडिटोरियम गुंजायमान है। तो कोई स्टेट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत से आए अन्य गणमान्य अतिथिगण, मैं आप सबों का जापान में रह रहे भारतवंशियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। देवियों और सज्जनों, अब हमारे गर्व का प्रतीक राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। आप सबों से अनुरोध है कि अपनी जगह पर खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दें और इससे प्रेरणा लेकर अपने देश को गतिशील प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं। राष्ट्रगान के समापन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण प्रारंभ होगा। कृपया अपनी जगहों पर चले जाएं। भारत माता की, भारत माता की।
जब भी मैं जापान आता हूं तो मैं हर बार देखता हूं कि आपकी स्नेह वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। आप में से कई साथी ऐसे हैं जो अनेक वर्षों से यहां बसे हुए हैं। जापान की भाषा, यहाँ की वेशभूषा, कल्चर, खानपान एक प्रकार से आपके जीवन का भी हिस्सा बन गया है। और हिस्सा बनने का एक कारण ये भी है कि भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं, लेकिन साथ साथ जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपनी जीवन पद्धति, उसके प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत गहरा है। और इस दोनों का मिलन हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक अपनेपन के महसूस होना बहुत स्वाभाविक होता है। साथियों, आप यहां रहे हैं, काफी लोग आप लोग यहां बस गए हैं। मैं जानता हूं कईयों ने यहां शादी भी कर ली है। लेकिन ये भी सही है कि इतने सालों से यहां जुड़ने के बावजूद भी भारत के प्रति आपकी श्रद्धा, भारत के संबंध में जब अच्छी खबरें आती हैं तो आपकी खुशियों का पार नहीं रहता है, होता है ना। और कभी कोई बुरी खबर आ जाए तो सबसे ज्यादा दुखी भी आप ही होते हैं। ये विशेषता है हम लोगों की कि हम कर्म भूमि से तन मन से जुड़ जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन मातृभूमि के जो जड़ों से जुड़ाव है उससे कभी दूरी नहीं बनने देते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान आए थे। और जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहां का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर ये भी कहते थे, जापान एक ऐसा देश है जो एक ही साथ प्राचीन भी है और आधुनिक भी है। और टैगोर ने कहा था, जापान हैज कम out of the immemorial East like a lotus blossoming in easy grace. All the while keeping its firm hold upon the profound depth for which it has sprung. यानी कहना वो चाहते थे कि
जापान कमल के फूल की तरह जितनी मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़ा है, उतनी ही भव्यता से वो हर तरफ सुंदरता को भी बढ़ाता है। हमारे इन महापुरुषों की ऐसी ही पवित्र भावनाएं जापान के साथ हमारे संबंधों की गहराइयों को स्पष्ट करती हैं। साथियों, इस बार जब मैं जापान आया हूं तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं, 7 दशक। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। और इसलिए एक प्रकार से इस रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है, ये रिश्ता सम्मान का है, और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। हमारे महाकाल है तो जापान में दाइकोकुतेन है। हमारे ब्रह्मा है तो जापान में बोन्तेन है। हमारी मां सरस्वती है तो जापान में बेंजाइतेन है। हमारी महादेवी लक्ष्मी है तो जापान में किचिजोतेन है। तो हमारे गणेश हैं तो जापान में कानगीतेन है। जापान में अगर जैन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साक्षात्कार का माध्यम मानते हैं। 21वीं सदी में भी भारत और जापान के इन सांस्कृतिक संबंधों को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो काशी का सांसद हूं और बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री आबे जब काशी आए थे तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया सौगात काशी को दी। काशी में जापान के सहयोग से बना रुद्राक्ष, और जो मेरी कभी कर्मभूमि रही वो अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी, ये ऐसी बातें हैं जो हमें कितनी निकट लाती है। यहां आप सभी जापान में रहते हुए इस ऐतिहासिक बंधन को और मजबूत बना रहे हैं और सशक्त कर रहे हैं। साथियों, आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर
मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। कोरोना से दुनिया के सामने जो 100 साल का सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ, वो हमारे सामने है। और ये जब शुरू हुआ था, तब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था, वहां आया है, यहां क्या है। किसी को पता नहीं था इसको कैसे हैंडल किया जाए। और न वैक्सीन भी नहीं थी, और न इस बात का कोई आइडिया था कि वैक्सीन कब तक आएगी। यहां तक कि इस बात पर भी डाउट था कि वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल था। उन परिस्थितियों में भी भारत ने दुनिया के देशों में दवाएं भेजी। जब वैक्सीन्स अवेलेबल हुई तो भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन्स अपने करोड़ों नागरिकों को भी और दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भेजी। साथियों, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए भारत अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए देश भर में लाखों नए वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी, शायद आज आपने भी सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत की आशा वर्कर्स, आशा बहनों को डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही है। और गांव के अंदर मैं आज जापान की धरती से हमारी सभी आशा वर्कर बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। साथियों, भारत आज किस तरह वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद कर रहा है, इसका एक और उदाहरण एनवायरनमेंट का भी है। आज क्लाइमेट चेंज विश्व के सामने मौजूद एक महत्वपूर्ण संकट बन गया है। हमने भारत में इस चुनौती को देखा भी और उस चुनौती से स्थायी समाधान के लिए रास्ते भी खोजने की दिशा में हम आगे बढ़े। भारत ने 2070 तक नेट जीरो के लिए कमिट किया है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव का भी नेतृत्व किया। क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया पर नेचुरल डिजास्टर्स का खतरा भी बढ़ गया है। इन डिजास्टर्स के खतरों को, उनके प्रदूषण के दुष्प्रभावों को जापान के लोगों से ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से जापान ने लड़ने की क्षमता भी बना दी है।
जिस तरह जापान के लोगों ने इन चुनौतियों का सामना किया है, हर समस्या से कुछ न कुछ सीखा है, उसका समाधान खोजा है और व्यवस्थाएं भी विकसित की है, व्यक्तियों का भी उस प्रकार से संस्कार किया है। ये अपने आप में सराहनीय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे आपने टोक्यो से सुना और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।